नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल में। आज हम शुरू कर रहे हैं अक्टूबर जंक्शन भाग 2। सुदीप 80 घाट पर पहुंचकर अभी तक यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बनारस को लेकर लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं। यह सुबह बनारस की आम सुबह जैसी ही थी। अक्टूबर की सुबह में हल्की सी नमी थी। सुदीप ने चाय लेकर जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक देखने की कोशिश करने लगा। वह टहलते हुए 80 के घाट की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में रुककर लोगों की बातें भी सुन रहा। पूरी दुनिया से आए हुए लोग बनारस में बड़ी उम्मीद से अपने जवाब का इंतजार कर रहे थे। मुंशी घाट पर कोई पंडा किसी को ऐसे समझा रहा था जैसे पूरी दुनिया का सच उसको पता हो। वह अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सर, बनारस भूकंप प्रूफ है। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी लेकिन बनारस का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पंडा जिनको समझा रहा था उनमें कुछ फिरंगी भी थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बनारस की खूबी ही यह है कि यहाँ आकर आदमी वह समझ लेता है जो उसको समझना होता है। पंडे ने अपनी बात जारी रखी। देखिए सर, बनारस फील करने वाला सिटी है। पंडे ने एक फिरंगी का हाथ लेकर अपने सीने पर रखा और बोला, मैडम, दिस इज बनारस। बनारस इज हेयर, फील इट। फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़के ने भी पंडे के सीने पर हाथ रख दिया। पंडे ने लाल रंग का टीका निकालकर फिरंगी लड़की के माथे पर लगा दिया और बोला, लॉर्ड शिवा इज ग्रेट। नाउ गिव 100 रुपी नोट, lakhs rupees blessings in 100 रुपी ओनली। सुदीप थोड़ा आगे बढ़ा। उसको शीशे के सामने दाढ़ी कटवाते, बाल बनवाते लोग दिखे। बाल काटते काटते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा रहा था। मनमोहना सोनिया के पपेट हो। जे 2019 चुनावे बंदे कांग्रेसिया प्रियंका के उतारी तब बीजेपी वाले घंटा बजावत रह जाई। राजनाथ के बस की ना हो। सुदीप के लिए ये सब बातें नहीं थी। वह वहीं घाट के पास आकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसको कुछ पंडों ने पूजा पाठ के लिए घेर लिया, लेकिन सुदीप पर उनकी बातों का असर नहीं हुआ। इतने में एक लड़का उसके पास आया और बोला, सर, माल यानी गांजा चाहिए। एकदम A1 माल है सर। सर, पास में कमरा भी है, वहीं मार लीजिएगा। एक बार माल मारेंगे सीधे भोलेनाथ से कांटेक्ट हो जाएगा। सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा। वह लड़का सुदीप को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में पहले से ही 2 फिरंगी पड़े हुए थे। कमरे में हल्का सा धुआं था। सुदीप के कमरे में घुसते ही फिरंगी बोला, बम बम बोले। जवाब में लड़के ने जवाब दिया, जय भोलेनाथ। सुदीप के लिए सिगरेट खोलकर उस लड़के ने गांजा भरा। सुदीप ने 1-2 कश लगाई। उसकी फिरंगी से बात होने लगी। पता चला कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1 साल के लिए घूमने निकले हैं। इंडिया में उनका 3रा महीना था। वे यहाँ से सीधे ऋषिकेश जाने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 1 साल घूमने के लिए उन्होंने 2 साल तक पैसे बचाए हैं। अभी वे एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए वे सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं। फ्लाइट के बजाय बस या ट्रेन लेते हैं। सुदीप को अभी तक सिगरेट ने हिट नहीं किया था। थोड़ी देर में उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ा। वो चुप हो गया। अब उसके साथ में बैठे फिरंगी की बातें तो सुनाई पड़ रही, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। वह उस कमरे में करीब 3 घंटे पड़ा रहा। जब वह कमरे से निकला तो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि उसे कुछ पता ही नहीं चला, वरना वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता था। वो कमरा इतनी गलियों से होकर जाता था कि उसको पता नहीं था कि घाट के किस हिस्से में है। सुदीप ने उनसे कहा लोगों से पूछकर वह पैसे ला किसी रहा तरह है। बाहर निकला। तब तक आप 100 उसे रुपए बहुत रख जोर की लीजिए। भूख लग रही सुदीप थी। ने छुट्टे कराने की कोशिश नहीं की। गली वह से अपने निकलते होटल पर हुए वापस कचौरी लौट की आया। एक दुकान दिखी। होटल पहुंचकर वहां उसे बहुत भीड़ अच्छी लगी नींद हुई आई। थी।
उसकी वहाँ एक नींद बाप करीब अपने 5 बेटे बजे को खुली। लेकर आया हुआ था। शाम 6 बजे यह देखकर अस्सी सुदीप घाट रुका। बनारस कचौरी खाई और सुदीप गली जब से घाट बाहर पर निकलते पहुंचा ही उसने तो चित्रा पीसीओ वहां ढूंढकर पहले से अपने बैठी पापा हुई का थी। नंबर डायल किया। सुदीप चित्रा के पड़ोस हालांकि में जाकर पीसीओ बैठ ढूंढने गया के लिए और उसको बहुत बोला, घूमना पड़ा एक बोरिंग सवाल क्योंकि पूछूं? सबके पास मोबाइल होने चित्रा की उसको वजह से देखकर हल्का पीसीओ सा का बिजनेस चौंकी बहुत और बचा बोली, नहीं था। ओह, द पापा से कुल सुदीप बात यादव हुई 2 जी। रुपए की, सवाल लेकिन बाद सुदीप के में, पास पहले ये बताओ चाय पियोगे? अभी तक कुल्हड़ वाली चाय पिए कि नहीं? हाँ सुबह पी थी। एक और पियो, तुम भी क्या याद करोगे? चित्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दुनिया में आने के बाद दोनों ने पहली बार एक दूसरे को छुआ था। अगर ये लव स्टोरी होती तो इस पल को यहीं फ्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। तो कैसा लग रहा है बनारस तुम्हें? चित्रा ने पूछा। कल से आज अच्छा लगा। मैं पिछले 6 दिन से यहाँ हूँ। रोज इसी टाइम 80 घाट पर बैठती हूँ। शुरू में 3 दिन तो बहुत बोर हुई, लेकिन चौथे दिन से लगने लगा कि सब कुछ रुका हुआ है यहाँ। ऐसा लगने लगा कि कई साल से यहाँ हूँ। वैसे तुम्हारा बोरिंग सवाल क्या था? चित्रा ने कुल्हड़ से चाय की चुस्की लेते हुए कहा। भूल गया। कोई बात नहीं, कोई और बोरिंग चीज पूछ लो। चित्रा ने एक चुस्की बकायदा सुड़क कर पीते हुए कहा और दोबारा बोली, कुल्हड़ वाली चाय हो तो मजा सुड़क कर पीने में ही आता है। मेरा बोरिंग सवाल ये था कि कहानी मिली तुमको? अभी तो नहीं। अब तक दोनों सुड़क सुड़क कर चाय पी चुके थे। घाट पर आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। घाट पर बैठे? सुदीप ने पूछा। वैसे तुमको यह तो नहीं लग रहा ना कि मैं चेप हो रहा हूं? अगर तुमको अकेले में अपनी कहानी ढूंढनी हो तो तुम प्लीज, अगर ऐसा लगेगा तो बोल दूंगी, डोंट वरी। वैसे एक बात बताओ, जिस तरह के हाई प्रोफाइल टाइप हो तुमने टेबल पर बात शुरू क्यों की? तुम चाहते तो आराम से अवॉइड कर सकते थे। तुम बुरा मान जाओगी। अरे नहीं मानूंगी। अब बताओ। आपके हाथ में ये जो मुराकामी की किताब है ना, इसलिए। तुम्हें भी ये जापानी लेखक पसंद है? मैंने अभी तक इनकी बस एक किताब पढ़ी है। वट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट रनिंग। मुझे बड़ा सही लगा था यार पढ़कर कि कैसे 32 साल की उम्र में इसने अपना कैफे बंद करके फुल टाइम लिखने का फैसला लिया। मुझे ये चीज बहुत सही लगती है कि कुछ साल लगाकर आप कोई चीज बनाओ और एकाएक उसको हमेशा के लिए छोड़ दो, वो भी किसी ऐसे रास्ते के लिए जिसकी मंजिल का कोई ठिकाना ना हो। तुम अपनी कंपनी छोड़कर ऐसे ही फिर से शुरू कर सकते हो? पता नहीं, लेकिन एक चीज है कि मैं 35 की उम्र तक रिटायर हो जाना चाहता हूँ। कायदे से चित्रा और सुदीप को घाट पर बैठकर बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सवाल जो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, वो असल में हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं। दोनों ने कुछ सवाल एक दूसरे से पूछे और दोनों ने एक दूसरे के वही जवाब सुने जो वो सुनना चाहते थे। आरती देखते हुए दोनों शांत हो गए। करीब घंटा भर दोनों चुपचाप बैठे रहे। वे आरती वाली जगह से थोड़ा आगे बैठे हुए थे। उनके पैर गंगा की गीली रेत को छू रहे थे। जितना हिस्सा गीला हो रहा था, उतना हिस्सा नदी होता जा रहा था। कोई साथ बैठा हो, चुपचाप हो और चुप्पी ना कर रही हो। ऐसी शामें कभी कभार आती हैं, जब कोई जल्दबाजी ना हो कि कुछ न कुछ बोलते रहना है, वरना तो अक्सर ही दिमाग पर प्रेशर होता है कि बातों को थमने ना दें। वह बड़ी अच्छी बातें करता है या वह बड़ी अच्छी करती है के बजाय कभी हमें यह क्यों नहीं बोलता कि उसके साथ बैठकर चुप रहना अच्छा लगता है। किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने की कोई भी कोशिश न करना ही तो प्यार है। करीब 9 बजे जब सुदीप ने उठकर चलने की सोचा तो देखा कि चित्रा की आंखों में आंसू हैं। सुदीप को आंसू के बारे में पूछना ठीक नहीं लगा। चित्रा को पता चल चुका था कि सुदीप ने उसके आंसू देख लिए हैं। मैं चला जाता हूँ अगर तुमको रोना हो तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये मेरा कार्ड है, मैं परसों तक यहाँ रुक रहा हूँ।
कल तो सारनाथ जाऊंगा। अगर तब तक हो तो मिलते हैं। मेरा मोबाइल बंद रहेगा, इसलिए मैंने अपने होटल का नंबर लिख दिया है। सुदीप वहां से चला गया। चित्रा ने उसको पलटकर नहीं देखा। सुदीप ने पलटकर चित्रा को देखा। अगले दिन सुदीप अपने प्रोग्राम के हिसाब से सारनाथ घूमा। वह बनारस क्यों आया था, इसकी सही वजह यह थी कि वह आजकल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत पैनिक करने लगा था। वो आजकल एंटी डिप्रेशन दवाइयां ले रहा था। उसको एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कि कुछ दिन वह अपने आप को इस दुनिया से एकदम काट ले। सुदीप के बारे में कुछ बताता चलूं तो सुदीप ने किसी आईआईटी या आईआईएस से पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि वो 12वीं तक ही पढ़ा था, ग्रेजुएट भी नहीं था। सुदीप बचपन से मैथ्स में बहुत अच्छा था। ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसको मैथ्स के नंबर ऐसे समझ आते थे जैसे कि नंबर ना होकर लोग हों, जिनकी वह शक्ल पहचानता हो। सुदीप को अखबार में आने वाली कंपनी के शेयर प्राइस याद हो जाते थे। वह शेयर वाले पन्नों को घंटों पढ़ता था। धीरे धीरे उसका शेयर में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि दलाल स्ट्रीट नाम की मैगजीन लखनऊ में सबसे पहले खरीद कर पढ़ लेता था। जितना भी कुछ ऑनलाइन मिलता वह सब कुछ पढ़ जाता। वह शेयर मार्केट में बिना पैसा लगाए भी इसको गेम की तरह खेलता कि अगर उसने इतने पैसे लगाए होते तो कितने हो जाते। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इस खेल का बड़ा खिलाड़ी हो गया। 12वीं के बाद 2 साल तक तो वह आईआईटी जेई की तैयारी का बहाना बनाकर शेयर में खेलता रहा। उसने यह सब इतना चुपचाप किया कि घर पर किसी को पता नहीं चला। उन 2 सालों में एक ऐसा पॉइंट आया कि उसको लगा कि किसी भी कॉलेज जाकर वह अपना टाइम बर्बाद करेगा। वह आगे पढ़ाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। जैसे ही यह बात उसने अपने घर पर रखी, उसके पापा ने उससे बात करना बंद कर दिया। सुदीप को शेयर का इतना चस्का था कि लखनऊ में रहकर वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह घर वालों को नाराज छोड़कर मुंबई पहुंच गया। जिस समय उसके दोस्त कुछ लाख रुपए से सालाना पैकेज की नौकरी की इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय तक सुदीप कई कंपनियों में शेयर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा चुका था। उसने जो कुछ भी बनाया था उसके लिए दिन रात कोई मेहनत नहीं की थी। एक समय के बाद वह शेयर मार्केट से पैसे कमाने से भी बोर हो गया था। वह अपना सारा ध्यान कहीं एक जगह लगाना चाहता था। उसने अपनी सेविंग के पैसे से बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी शुरू कर दी। साल 2008 में जब दुनिया भर की कई कंपनियां बंद हुई, उसी दौरान शेयर मार्केट क्रैश कर जाने से सुदीप को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसने ज्यादातर पैसे ऐसी कंपनियों में लगाए थे जो क्रैश में बिल्कुल बंद होने के कगार पे चली गई थी। ले देकर बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी में उसका मन लगता था, इसलिए अभी बस उसी पर फोकस कर रहा था। अगर वह यह कंपनी को अगले 2-3 साल चला ले गया तो वह अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगा। उसको पहले से दिखता था कि पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में लोगों का ट्रैवल को लेकर उत्साह बढ़ने वाला है। आने वाले कल में लोग साल भर पैसे इसलिए बचाएंगे कि वे खूब घूमें। खैर, यह तो हुआ सुदीप के बारे में। अब कहानी पर लौटते हैं। अपने होटल का नंबर देने के बाद सुदीप को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद चित्रा का कॉल आए। वह चित्रा के रोने की वजह जानना चाहता था, इसलिए नहीं कि वह उसकी कुछ मदद कर पाए, बल्कि इसलिए कि कम से कम उतनी देर उसका ध्यान कहीं और लगेगा। हम इतनी झूठी जिंदगी जी रहे हैं कि हम दूसरे को चुप करवाते हुए अपने आप को भी चुप करवा रहे होते हैं। चुप कराने से जब सामने वाला चुप हो जाता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है कि हम खुद कहाँ जाकर रोएं और हमें कौन चुप कराएगा। खैर, चित्रा का फोन आया नहीं। सुदीप के शेड्यूल के हिसाब से बनारस में आज उसकी आखिरी शाम थी। वह जाने से पहले फिर 80 घाट पर पहुंचा। पिजेरिया कैफे में उसने नींबू और शहद पानी ऑर्डर किया और बैठकर घाट की तरफ होती हलचल में खोने लगा। थोड़ी देर में घाट से ध्यान हटाकर उसने कैफे के अंदर देखा। चित्रा सामने वाली टेबल पर दिखी। उसने वहीं से हाथ हिलाया। चित्रा ने उसे देखा और हाथ हिलाया। सुदीप वहां से उठकर चित्रा की टेबल पर पहुंचा और जाकर पूछने लगा,
क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जरूर, पूरा कैफे खाली है वैसे। यह बोलकर चित्रा हंस दी। उसकी हंसी फैलकर सामने गहरी हुई गंगा में शाम के साथ घुल गई। तो कैसा रहा तुम्हारा ब्रेक? ठीक ठाक। तुम्हारा रोना पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो ही गया। मैं कल जा रही हूँ। मैं भी। किताब पूरी करना तो मुझे भेजना। जरूर। तुम क्यों रो रहे थे उस दिन घाट पर? मैं कहाँ रो रहा था? बकवास मत करो। मैं किसी से नहीं बोलूंगी। लंबी कहानी है। कल शाम 5 बजे की फ्लाइट है मेरी। तब तक तो बहुत टाइम है। इससे ज्यादा लंबी कहानी थोड़ी होगी तुम्हारी, और होगी भी तो तुम्हारे लिए एक टिकट कराना कौन सा बड़ा काम है? चित्रा ने अपने पिज्जा का आखिरी पीस खाते हुए कहा। पिज्जेरिया से निकलकर दोनों थोड़ी देर घाट पर बैठे। बैठे रहने के दौरान ज्यादा कुछ बातें नहीं हुई। दोनों में से किसी को ऐसा लगा ही नहीं कि बातें खत्म हो गई हैं, इसलिए कुछ भी बोलते चले जाएं। करीब 1 घंटे बैठे रहने के बाद सुदीप ने चित्रा से अपने होटल के रूम में चलने के लिए पूछा। चित्रा चलने से पहले थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा झिझकी। हालांकि सुदीप के पास टैक्सी थी, लेकिन फिर भी घाट से निकलकर दोनों ने ऑटो किया। सुदीप होटल ताज में रुका हुआ था। ऑटो ने ताज सुनकर बहुत ज्यादा पैसे मांगे। सुदीप पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चित्रा ने ऑटो वाले को हड़का दिया। सुदीप ने कहा भी कि क्या फर्क पड़ता है। चित्रा बोली कि अपने आराम के लिए बाकी लोगों के लिए रेट खराब नहीं करना चाहिए। सुदीप यह सुनकर याद करने लगा कि अभी तक की जिंदगी में उसने कभी मोल भाव किया ही नहीं। जब ऑटो लंका से निकल रहा था तो यूनिवर्सल बुक शॉप पर चित्रा ने ऑटो रुकवाया। दुकान के अंदर जाते ही चित्रा ने बिना एक भी मिनट गवाए मुराकामी की किताब कफा ऑन द शोर खरीदी। उसके पहले पन्ने पर उसने लाल रंग के पेन से लिखा, विद लव, लक एंड लाइट। इसके नीचे अपना ऑटोग्राफ स्टाइल में नाम लिखा और तारीख डाली 10-10-10, यानी 10 अक्टूबर 2010। ऑटो में बैठते ही चित्रा ने सुदीप की तरफ किताब बढ़ाई। सुदीप ने किताब को उल्टा पलटा और कहा, मेरी लाइब्रेरी में मुराकामी की सारी किताबें हैं। तुम ये वाली रख लो अपनी लाइब्रेरी में, तुम्हारी वाली मुझे भेज देना। यह कहते हुए चित्रा ने किताब का पहला पन्ना खोलकर सुदीप को दिखाया। आज 10-10-10 है। ऐसा दुनिया के कुछ हिस्सों में माना जाता है कि आज का दिन शादी के लिए बहुत लकी होता है, सुदीप ने कहा। तुम मानते हो ये सब? चित्रा ने किताब बंद करके सुदीप के हाथों में थमाते हुए कहा। कभी कभी। मेरी तो शादी हो चुकी है। पहले पता होता तो आज के ही दिन शादी करती। चित्रा ने ऑटो वाले को चलने के लिए इशारा करते हुए कहा। सुदीप को शादी वाली बात से जितना चौंकना चाहिए था, उससे थोड़ा सा कम चौंका। यहाँ पर चित्रा के बारे में यह बताना जरूरी हो जाता है कि चित्रा ने आधी बात ही बताई सुदीप को कि उसकी शादी हो चुकी है। चित्रा का शादी के बाद डिवोर्स हो चुका था, वो भी 2 साल पहले। वह बनारस किसी कविता के इवेंट के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन वो उस शहर में नहीं रहना चाहती थी। पति सही में कोई बुरा नहीं था उसका, बस कुछ लोगों के साथ मामला सेट नहीं हो पाता तो नहीं हुआ। चित्रा और उसका पति दोनों कॉलेज में साथ थे। उनकी लव मैरिज थी। चित्रा ने एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल नौकरी भी की थी। अब वैसे भी दुनिया में डाइवोर्स होना कोई बड़ी बात तो है नहीं, डाइवोर्स ना होना ज्यादा बड़ी बात है। चित्रा बचपन से भी कुछ ना कुछ लिखने की शौकीन थी। चित्रा का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिससे साथ उसके संबंध अच्छे रहे हों। वो कभी ना कभी किसी न किसी बात पे लड़ लेती थी। थोड़ा मुंहफट थी तो यह बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। चित्रा को सब कुछ चाहिए था, नाम और पैसा, जिसके लिए वह बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। उसका पति चूंकि इकलौता बेटा था, इसलिए डाइवोर्स के बाद चित्रा को ठीक ठाक पैसा मिल गया था। लेकिन पैसा इतना नहीं था कि चित्रा अपनी पूरी जिंदगी काट सके। वह सोचती थी कि किताब लिखकर वह अमीर भी बन जाएगी और पैसा भी कमा लेगी।
2 साल से अपनी किताब पूरी न कर पाने की वजह से वह जिंदगी में ठीक ठाक फ्रस्ट्रेटेड थी। खैर, चित्रा के बारे में जान लेने के बाद हम ऑटो में लौटते हैं, जहां चित्रा और सुदीप होटल की तरफ जा रहे थे। वे ताज के रूम में जाएंगे या रेस्टोरेंट में, देखते हैं। लेकिन उससे पहले ऑटो वाले ने मनोज तिवारी का गाना बदलकर लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो चला दिया। गाना बदलते ही ऑटो के अंदर का माहौल भी बदल गया। चित्रा को पता था कि होटल रूम में जा रही है। चित्रा ने सुदीप से पूछा, क्या पीते हो तुम? मैंने पीना बंद किया हुआ है, एलर्जी होती है। तुम क्या पीती हो? विस्की, लेकिन कभी कभार, जब बहुत खुश होती हूँ या बहुत दुखी, ऐसे केवल पीने के लिए नहीं पीती। ऑटो ताज के बाहर रुका। चित्रा ने फटाफट अपने पर्स से पैसे निकाल कर दिए। सुदीप ने पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोली, लेकिन तब तक चित्रा ने पैसे दे दिए थे। उसको जेब टटोलते देख चित्रा ने बोला कि वह बाद में कभी कहीं कॉफी पिला दे, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों होटल के अंदर घुसे। गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने दोनों को थोड़ी अजीब नजर से देखा। सुदीप ने पूछा भी कि हम लोग रेस्टोरेंट में भी बैठ सकते हैं। चित्रा ने ही कहा कि आराम से रूम में बैठते हैं। सुदीप को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अजीब नहीं लगता अगर उसको पता ना होता कि चित्रा की शादी हो चुकी है। ऐसे तो लड़कियों के साथ रुकना सुदीप के लिए कुछ नया नहीं था। वैसे भी बहुत सी लड़कियां उसको मिलती थीं। वे उससे ज्यादा उसके पैसे में इंटरेस्टेड थी। यह बात सुदीप को अच्छे से पता थी। सुदीप के लिए लड़कियों के साथ सोना या रुकना ऐसा कोई लाइफ का बड़ा सवाल नहीं था जिसके बारे में उसे एक सेकंड भी सोचना पड़े। कमरे में जाते ही चित्रा ने टीवी ऑन कर दिया। सुदीप वॉशरूम में मुंह हाथ धोने चला गया। शीशे के सामने उसने अपने आप को थोड़ी देर तक देखा। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। जब वह वॉशरूम से लौटा तो चित्रा आराम से बिस्तर पर टेक लगाकर पसर चुकी थी। सुदीप ने पूछा, क्या क्या ऑर्डर करना है? बस कुछ खाने को कर दो, दारू है मेरे पास। यह कहते हुए चित्रा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। क्या बात है, दारू बैग में लेकर चलती हो? अरे नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए सोचा कि आज पी जाएगी। ऐसा क्या है आज? कहानी का एंड मिल गया। वैसे भी अकेले पीती बैठकर, इससे चाय की कंपनी मिल गई। लेकिन मैं तो पीऊंगा नहीं, मुझे एलर्जी होती है। ऐसा है, एलर्जी की दवा भी है मेरे पास। दारू पी लो फिर खा लेना, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। चित्रा ने इतना कहने के बाद सुदीप पर थोड़ा सा भी जोर नहीं डाला। जोर डाला होता तो शायद नहीं पीता, लेकिन चित्रा ने इस स्टाइल में पूछा कि सुदीप के मना करने का सवाल ही नहीं उठता। अगले 5 मिनट में दोनों पहला चीयर्स कर चुके थे। चीयर्स टू योर बुक, सुदीप बोला। तो अब बताओ, उस दिन तुम क्यों रो रहे थे? तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कहाँ रो रहा था। देखो बेटा सुदीप, ऐसा है, माना तुम बड़े बिजनेसमैन हो गए, लेकिन मैं भी छोटी मोटी ही सही राइटर तो हूँ। कब कौन रो रहा है पता चल जाता है। नाटक मत करो और बताओ। इसके बाद सुदीप यादव ने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। सुदीप की कहानी में कोई हीरोइन नहीं थी। उसके पास टाइम नहीं था इन सब के लिए। उसके बहुत कम दोस्त थे। जो थे वे भी उसके पैसे की वजह से दूर हो गए थे। हालांकि कुछ दोस्त ऐसे थे जो हमेशा उसको जमीन पर रखते थे। जब भी उसको लगने लगता था कि उसने जिंदगी में बहुत नाम और पैसा कमा लिया, तो वह अपने सबसे करीबी दोस्त के पास जाता और उसको बोलता कि वह उसे गाली दे। सुदीप को पता था कि आसमान में है, लेकिन वह एक पांव जमीन पर रखना चाहता था। इसलिए वह बड़ी बड़ी पार्टी में बोर होता था, क्योंकि 99% लोग जो उससे मिलते थे उसको अपना आइडिया बेचना चाहते थे। वह अब तक एक भी बिजनेस पर नहीं टिका था। इसलिए 2008 के शेयर मार्केट क्रैश के बाद वह बस अपनी वेबसाइट बुक माई ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता था। वह एक जगह फोकस करना चाहता था। उसको लगता था कि हर कंपनी बस उसने खरीदी बेची है।
खुद कभी लगकर कोई ऐसी कंपनी खड़ी नहीं की जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो जाए। सुदीप अपने आप को ये प्रूव करना चाहता था। 2008 में अमेरिका में बड़े बैंक बंद हो रहे थे। इस चक्कर में पूरी दुनिया की हर इकोनॉमी पर उसका असर पड़ा था। लोगों ने ट्रैवल कम कर दिया था। अभी ऑनलाइन पेमेंट करने में लोगों को उतना भरोसा नहीं था। इसलिए भी सुदीप की वेबसाइट का ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा था। उसकी कंपनी की वैल्यू करोड़ों में थी। उसको कुछ लोग पैसे देकर उसकी कंपनी में शेयर लेना चाहते थे। लेकिन सुदीप को लगता था कि अगर बाहर से पैसा लगा लो तो उसको बाहर वालों की बात भी सुननी पड़ेगी। दिक्कत यह थी कि अभी सुदीप का बिजनेस जिस स्टेज में था वहां बिना और पैसा डाले बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता था। मैं बनारस इसलिए ही आया था कि शांति से बैठकर सोच पाऊं कि मुझे अपने शेयर बेचने हैं कि नहीं, सुदीप ने शाम को तीसरा पैग खत्म करते हुए बताया। क्या सोचा है तुमने? मन तो नहीं है, लेकिन आगे बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, तो बिना शेयर बेचे आएंगे नहीं। इतनी बातचीत में 4 पैग लग चुके थे। सुदीप ने उठकर सामने शीशे से पर्दा हटा दिया। होटल के कमरे से अक्सर शहर झिलमिलाते हुए सुंदर दिखता है। सुदीप 5 मिनट तक कमरे की खिड़की के बाहर सड़क पर और आसमान में देखता रहा। सुदीप जब पर्दा हटाकर घूमा तो न केवल उसकी आंखों में बल्कि उसकी गालों पर भी आंसू थे। चित्रा ने बढ़कर उसे गले लगाने का सोचा, लेकिन लगाया नहीं। हालांकि यह वो मोमेंट था जब चित्रा सुदीप के पास आ सकती थी, उसको कुछ पूछ सकती थी, बता सकती थी, वह गले लग सकती थी, उसको समझा सकती थी कि कोई बात नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद पर एक नहीं न जाने कितनी दुनिया चल रही होंगी। चित्रा वहीं बेड के पास पड़े टॉवल को उठाकर सुदीप को दे सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चित्रा ने एक बार फिर सुदीप को गले लगाने का सोचा और तौलिया उठाकर आगे कर दिया। सुदीप ने तौलिए से अपना चेहरा ढक लिया। सुदीप ने अगर अपने चेहरे को ढका नहीं होता तो चित्रा कभी उसे गले लगाने की हिम्मत नहीं कर पाती। चित्रा ने सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप और चित्रा एक दूसरे को गले लगाए वैसे ही कुछ देर खड़े रहे। हम कुछ काम क्यों नहीं करते और एकदम वही काम क्यों कर लेते हैं, इसकी कोई ठोस वजह कभी किसी को पता नहीं चलती। एकदम हमारे अंदर वह कौन है जो बोल देता है कि रुको मत, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर वो कौन है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। इसलिए शायद कहा जाता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सब लोग पहले से ही प्रोग्राम किए हुए वीडियो गेम का हिस्सा हैं, जो चाहे गेम जीते या हारे, एक दिन बोर होकर कोई हमारी पावर सप्लाई बंद कर देगा। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।